वेलकम टू ऑल द स्टूडेंट्स ऑफ श्री सिद्ध विद्यापीठ स्कूल। तो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे कक्षा 8वीं का तीसरा पाठ यानी बस की यात्रा। यह पाठ लेखन की व्यंग विधा पर आधारित है यानी कॉमेडी है और इसके लेखक का नाम श्री हरिशंकर परसाई जी हैं। तो पाठ को शुरू करने से पहले हम आपको ये बता दें कि पाठ के लेखक हरिशंकर परसाई जी हिंदी के प्रसिद्ध लेखक एवं व्यंग्यकार थे। यह मध्य प्रदेश के रहने वाले थे और इन्होंने हिंदी में पहले ऐसे रचनाकार थे हिंदी के जिन्होंने व्यंग को यानी कॉमेडी को एक विधा यानी राइटिंग फॉर्म का दर्जा दिलवाया था। तो चलिए इस पाठ को शुरू करते हैं, बस की यात्रा। तो बच्चों, आप सभी ने कभी ना कभी बस की यात्रा की ही होगी और आपके भी बस यात्रा से जुड़े बहुत सारे अनुभव होंगे। तो हम इस पाठ में लेखक के जीवन में ही घटित एक बस की यात्रा का अनुभव आपस में साझेंगे यानी समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। हम 5 मित्रों ने तय किया कि शाम 4 बजे की बस से चलें। पन्ना से इसी कंपनी की बस सतना के लिए घंटे भर बाद मिलती है, जो जबलपुर की ट्रेन मिला देती है। सुबह घर पहुंच जाएंगे। हम में से 2 को सुबह काम पर हाजिर होना था, इसीलिए वापस का यही रास्ता अपनाना ज़रूरी था। लोगों ने सलाह दी कि समझदार आदमी इस शाम वाली बस से सफ़र नहीं करते। क्या रास्ते में डाकू मिलते हैं? नहीं, बस ही डाकिन है। तो लेखक अपने 5 मित्रों के साथ शाम को 4 बजे के बस से चलने का निर्णय लिया। तो पन्ना, ये बस उनको कहाँ पहुँचाती है? पन्ना। तो पन्ना से वो क्या करेंगे? दूसरी कंपनी का बस सतना पकड़ेंगे और सतना जाएंगे। फिर वहाँ से घंटों भर बाद और एक बस पकड़ेंगे जो उनको जबलपुर की ट्रेन उनको पकड़ा देगी। तो इसी ऐसे करेंगे तो वो सुबह जल्दी घर पहुँच जाएंगे। क्यों जल्दी उन लोग को पहुँचना है सुबह को? क्योंकि उनमें से उनके जो 2 मित्र थे उनको नौकरी में उनको ज्वाइन करना था, जल्दी वापस जाना था, इसीलिए उनको यही रास्ता अपनाना ज़रूरी था। तो वो कुछ लोगों ने उनको सलाह दी कि ये समझदार आदमी ये शाम वाली बस से सफ़र बिल्कुल नहीं करते। तो उन्होंने क्या पूछा कि क्या रास्ते में डाकू मिलते हैं सफ़र करने से? तो उन्होंने क्या जवाब दिया? नहीं, बस ही डाकिन है। तो आगे पढ़ते हैं। बस को देखा तो श्रद्धा उमड़ पड़ी। खूब वयोवृद्ध थी, सदियों के अनुभव के निशान लिए हुए थी। लोग इसीलिए इससे सफ़र नहीं करना चाहते थे कि वृद्ध अवस्था में इसे कष्ट होगा। यह बस पूजा के योग्य थी, उस पर सवार कैसे हुआ जा सकता था? तो बच्चों, सबसे पहले आप यहाँ पे बस के चित्र देखिए कि बस की हालत कुछ ऐसी ही थी। तो इसीलिए लेखक और अपने मित्र जिन्होंने वो बस को देखा तो वो उनमें श्रद्धा उमड़ पड़ी कि बस की हालत तो ऐसी है, वयोवृद्ध है, मतलब बहुत ही बस जो था वो वृद्ध हो चुका था, यानी उसके पिंजड़े वो जो भी है वो सब ढीले पड़ गए थे और ऐसे लग रहा था कि बस बहुत पुरानी थी, मतलब सदियों का अनुभव लिए हुई थी, मतलब बहुत पुरानी थी, बहुत बार चल चुकी थी, बहुत बार एक्सीडेंट भी हुआ था बस का। तो इसीलिए वो सोचने लगे कि इसी की वजह से लोग इसमें सफ़र नहीं करना चाहते थे, ताकि ये इतनी कमज़ोर बस को कष्ट होगा। मतलब एक व्यंग करते हुए उन्होंने कहा कि वृद्ध अवस्था में इसे कष्ट होगा। इसे और व्यंग करते हुए ये भी कहा कि ये तो बस पूजा के योग्य थी, इस पर सवार कैसे हो सकते थे हम। तो आगे पढ़ते हैं। बस कंपनी के एक हिस्सेदार भी उसी बस से जा रहे थे। हमने उनसे पूछा, यह बस चलती भी है? वह बोले, चलती क्यों नहीं है जी, अभी चलेगी। हमने कहा, वही तो हम देखना चाहते हैं, अपने आप चलती है यह? हाँ जी, और कैसे चलेगी? गजब हो गया, ऐसी बस अपने आप चलती है तो
लेखक क्या सोचे और उनके दोस्त क्या सोचे, एक वहाँ पे बस कंपनी के एक हिस्सेदार भी उस बस से जा रहे थे, तो उन सब ने उनसे पूछा कि ये बस चलती भी है, इसकी हालत तो देखने से ऐसी लगती है। तो व्यंग करते हुए उनसे पूछा कि ये बस चलती भी है, तो वो क्या बोले उनको, चलती क्यों नहीं है, बिल्कुल चलती है। तो फिर वो सोचने अपने आप में बातें करने लगे कि वही तो हम देखना चाहते हैं, ये ऐसी कमज़ोर बस कैसे चल सकती है वाला। तो फिर वो बोले कि हाँ ये तो चलती है, और वो ये सोचने लगे कि गजब हो गया, ऐसी बस चलती भी होगी। हम आगा पीछा करने लगे। डॉक्टर मित्र ने कहा, डरो मत, चलो, बस अनुभवी है, नई नवेली बसों से ज़्यादा विश्वसनीय है, हमें बेटों की तरह प्यार से गोद में लेकर चलेगी। तो उन्होंने व्यंग करते हुए ये कहा कि ये बस बहुत ही अनुभवी है, मतलब बहुत ही पुराना है, बहुत बार चल चुकी है। नई नवेली बसों से ज़्यादा विश्वसनीय है, मतलब जो नए बस हैं वो तो थोड़े दिन ही चले हैं, वो तो ज़्यादा अनुभवी नहीं है, तो उनसे ज़्यादा तो ये विश्वसनीय है, ऐसा उन्होंने व्यंग करते हुए कहा। और ये भी कहा व्यंग करते हुए कि वो तो इनके बेटों की तरह है और बस उनको गोद में लेकर चलेगी। हम बैठ गए। जो छोड़ने आए थे वो इस तरह देख रहे थे जैसे अंतिम विदा दे रहे हो। उनकी आंखें कह रही थी, आना जाना तो लगा ही रहता है, आया है सो जाएगा, राजा रंग फकीर, आदमी को कूच करने के लिए एक निमित्त चाहिए। तो वो क्या किए, बस में चढ़े और बैठ गए। और जो छोड़ने आए थे उनको तो वो ऐसे देख रहे थे कि जैसे उनकी अंतिम विदाई हो रही हो, और उनकी आंखें कह रही थी कि भाई मनुष्य है, आना जाना तो लगा ही रहता है, मतलब आते हैं, जिंदा होते हैं, जीवन देते हैं, फिर मर भी जाते हैं। ऐसे ही उनकी आंखें ये कह रही थी कि राजा रंग फकीर, आदमी को कूच करने के लिए निमित्त चाहिए, और आदमी को कुछ करने के लिए निमित्त मतलब कुछ कारण चाहिए। इंजन सचमुच स्टार्ट हो गया, ऐसा जैसे सारी बस की इंजन है और हम इंजन के भीतर बैठे हैं। कांच बहुत कम बचे थे, जो बचे थे उनसे हमें बचना था। हम फौरन खिड़की से दूर सड़क गए। इस इंजन चल रहा था, हमें लग रहा था कि हमारी सीट के नीचे ही इंजन है। तो उनको कैसे लगा जब बस स्टार्ट हुआ, उनको लगा कि बस ही एक इंजन है और वो इंजन के भीतर बैठे हैं, क्योंकि वो इतना आवाज़ कर रहा था। और कांच मतलब खिड़की के जो भी कांच थे वो बहुत ही कम बचे हुए थे, और जो बचे हुए थे उनको लग रहा था, इससे हिल रहा था कि उनको लग रहा था कि हमें इससे बचना चाहिए क्योंकि ये हमारे ऊपर ही गिर जाएगा। तो वो क्या किए, खिड़की से दूर सरक कर बैठ गए और इंजन चल रहा था, और उनको क्या लग रहा था, उनके सीट के नीचे ही इंजन है, इतना ज़ोर से आवाज़ हो रहा था। बस बहुत ही मज़ेदार है। बस सचमुच चल पड़ी और हमें लगा यह गांधी जी के असहयोग और सविनय अवज्ञा आंदोलन के वक्त अवश्य जवान रही होगी। उसे ट्रेनिंग मिल चुकी थी, हर हिस्सा दूसरे से असहयोग कर रहा था। पूरी बस सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौर से गुजर रही थी। सीट का बॉडी से असहयोग चल रहा था। तो उनको कैसा लगा कि ये बस ज़रूर गांधी जी के समय का होगा। वहाँ पे जब आंदोलन हो रहा था, असहयोग और अवज्ञा आंदोलन मतलब नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, ये जो हो रहा था, तभी के वक्त ये बस ज़रूर जवान रही होगी। मतलब तभी ये बस बहुत जवान थी और अभी बूढ़ी हो गई है ना, इसीलिए ऐसा दिखने में होगी। उसे ट्रेनिंग भी मिल चुकी थी। उनको वो व्यंग करते हुए ये भी कहने लगे कि ये बस के तो ट्रेनिंग भी मिल चुकी थी। इसका हर एक हिस्सा दूसरे से बिल्कुल असहयोग कर रहा था। क्यों? इसका जो हर एक हिस्सा एक दूसरे से मिल नहीं रहा था, एक चलता है तो दूसरा रुक जाता है, ऐसा हो रहा था। पूरी बस सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौर से गुजर रही थी, ये उन्होंने व्यंग करके बोला। सीट का बॉडी से असहयोग चल रहा था, सीट का बॉडी से असहयोग चल रहा था। कभी लगता सीट बॉडी को छोड़कर आगे निकल गया, कभी लगता कि सीट को छोड़कर बॉडी आगे भागी जा रही है। 8-10 मील चलने पर सारे भेदभाव मिट गए। यह समझ में ही नहीं आता था कि सीट पर हम बैठे हैं या सीट हम पर बैठी है। तो धीरे धीरे क्या होने लगा, वो जो बैठे थे उनका जो बॉडी था वो अपने शरीर को वो बोल रहे हैं बॉडी, उनको कभी कभी लगता था कि सीट उनको छोड़कर आगे चली गई, और कभी कभी उनको लगता कि वो सीट को छोड़कर आगे चले गए। और ऐसे ही 8-10 मील जब चल गए
तो ये उनको तो ये बीच में समझ में नहीं लगा, समझ में बिल्कुल नहीं आया कि वो सीट के ऊपर बैठे हैं या सीट उनके ऊपर बैठी है। क्यों बच्चों, बहुत ही मज़ेदार है। एकाएक बस रुक गई, एकाएक बस रुक गई मतलब अचानक बस रुक गई। मालूम हुआ कि पेट्रोल की टंकी में छेद हो गया है। ड्राइवर ने बाल्टी में पेट्रोल निकालकर उसे बगल में रखा और नली डालकर इंजन में भेजने लगा। अब मैं उम्मीद कर रहा था कि थोड़ी देर बाद बस कंपनी के हिस्सेदार इंजन को निकालकर गोद में रख लेंगे और उसे नली से पेट्रोल पिलाएंगे, जैसे माँ के मुंह में दूध की शीशी लगाती है। तो अचानक से जब बस रुक गई तो उनको सबको क्या पता चला कि बस के जो पेट्रोल की टंकी है उसमें क्या हो गया, छेद हो गया। और ड्राइवर ने क्या किया, बाल्टी में पेट्रोल निकालकर उसे बगल में रखा और नली डालकर उसमें इंजन में भेजने लगा। तो वो क्या करने लगा, बाल्टी में पेट्रोल लिया और एक नली लिया, मतलब एक ट्यूब तरह का लिया, पाइप तरह का लिया और उससे इंजन में पेट्रोल भेजने लगा। और तभी वो लेखक ने व्यंग कर कर ये कहा कि और उनको ये उम्मीद हो रहा था कि बस कंपनी के हिस्सेदार जो हैं वो क्या करेंगे, अभी गोद में रख लेंगे इंजन का जो है, इंजन को निकाल कर अपने गोद में रख लेंगे और उस नली से खुद ही पेट्रोल पिलाएंगे, जैसे एक बच्चे को एक माँ उसके दूध की शीशी से दूध पिलाती है। बस की रफ्तार अब 15-20 मील हो गई थी। मुझे उसके किसी हिस्से पर भरोसा नहीं था। ब्रेक फेल हो सकता था, स्टीयरिंग टूट सकता था। प्रकृति के दृश्य बहुत लुभावने थे। दोनों तरफ हरे भरे पेड़ थे जिन पर पक्षी बैठे थे। मैं हर पेड़ को अपना दुश्मन समझ रहा था। जो भी पेड़ आता डर लगता था कि बस इससे टकराएगी। वह निकल जाता तो दूसरे पेड़ का इंतजार करता था। झील दिखती तो सोचता कि इसमें बस गोता लगा लेगी। तो बस की रफ्तार अब तभी ठीक हो गई, पेट्रोल ठीक हो गया, फिर बस की रफ्तार अभी धीरे धीरे 15-20 मील हो गई थी। और फिर लेखक और उनके दोस्तों को किसी भी हिस्से पर बस का भरोसा बिल्कुल नहीं था, क्योंकि वो बस की जो हालत थी उनको यही लग रहा था कभी भी उसका ब्रेक फेल हो सकता है, उसका स्टीयरिंग कभी भी टूट सकता है। प्रकृति का दृश्य बहुत अच्छा लग रहा था उन लोग को। दोनों तरफ उन लोग को बहुत सारे हरे भरे पेड़ दिख रहे थे जिन पर पक्षी बैठे हुए थे, लेकिन वो ये भी सोच रहे थे साथ ही साथ कि कौन सा कभी ना कि बस ना जाने कब पेड़ से टकरा जाएगी। तो जब भी वो एक पेड़ देखते तो उनको जैसे डर लगने लगता था कि बस ना अभी इस पेड़ से टकरा जाए, और अगर वहाँ से वो बच जाते थे तो उनको दूसरे पेड़ का इंतज़ार होता था। जब अगर झील दिखती तो उनको क्या लगता था कि अभी बस इसमें गोता लगाएगी, मतलब डूब जाएगी। एकाएक फिर बस रुकी। ड्राइवर ने तरह तरह की तरकीबें की पर वह नहीं चली। सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू हो गया था। कंपनी के हिस्सेदार कह रहे थे बस तो फर्स्ट क्लास है जी, ये तो इत्तेफाक की बात है। तो फिर से अचानक बस रुक गई और ड्राइवर ने बहुत सारे तरकीबें लगाए, लेकिन फिर भी बस नहीं चली। सवज्ञ आंदोलन शुरू हो गया था, मतलब बस का हम लोगों से जो है वो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट चल रहा था कि बस नहीं जाएगी और हम लोग उसको चलाना चाहते थे। ऐसा कंपनी का जो हिस्सेदार थे वो बोलने लगे कि बस तो बहुत ही फर्स्ट क्लास है, मतलब बहुत ही अच्छा है, ये तो इत्तेफाक की बात है, ये तो एक संयोग की बात है कि बस रुक गया। क्षीण चांदनी में वृक्षों की छाया के नीचे वह बस बड़ी दयनीय लग रही थी। लगता जैसे कोई वृद्धा थक कर बैठी हो। हमें ग्लानि हो रही थी कि बेचारी पर लद कर हम चले आ रहे हैं और इसका प्राणांत हो गया है, तो इस बियाबान में हम इसकी अंत्येष्टि करनी पड़ेगी। मतलब क्षीण चांदनी, मतलब धीरे धीरे चांदनी आ गई तो उनको क्या लगा, और वो उनके एक पेड़ के नीचे वो बस रुकी हुई थी, तो उनको क्या लग रहा था जैसे कि कोई वृद्धा, मतलब कोई बूढ़ा थक कर वहाँ पे बैठ गया है, चलते चलते थक कर वहाँ पे बैठ गया है। हमें ग्लानि, मतलब उनको संकोच हो रहा था कि इस बेचारी वृद्धा, मतलब बस पे ये लोग लद कर, मतलब चढ़ कर आ रहे थे, कहीं ये बहुत वृद्धा बस को बहुत तकलीफ हुआ होगा। अगर इसका प्राणांत हो गया, मतलब अगर वो मर गई, सोचो उसको वृद्धा से तुलना करते हुए, व्यंग करते हुए लेखक ये कहे कि अगर इसका प्राणांत हो गया, मतलब अगर इसका प्राण अंत हो गया, मर गई, तो इस बियाबान में, मतलब इस जंगल में, इस खाली जगह में वो इसका अंत्येष्टि, मतलब इसका जो अंतिम करण वो कैसे करेंगे। हिस्सेदार साहब ने इंजन खोला और कुछ सुधारा। बस आगे चली।
उसकी चाल और कम हो गई थी। तो हिस्सेदार साहब जो थे तो उन्होंने इंजन खोला और कुछ ठीक ठाक किया, तो उसके बाद फिर से बस चलने लगी, लेकिन बस की चाल और भी धीमी हो गई। धीरे धीरे वृद्धा की आंखों की ज्योति जाने लगी। चांदनी में रास्ता टटोल कर वो रेंग रही थी। आगे या पीछे से कोई गाड़ी आती दिखती तो वो एक कदम किनारे खड़ी हो जाती और कहती, निकल जाओ बेटी, अपनी तो वह उम्र ही नहीं रही। तो लेखक ने व्यंग करते हुए बस को वृद्धा बोला था, और उनको क्या धीरे धीरे क्या पता चला कि वृद्धा की आंखों की ज्योति जाने लगी, मतलब उसका जो बस का जो लाइट था, बस का लाइट बंद होने लगा। चांदनी में मतलब रात के अंधेरे में वो रास्ता टटोल कर मतलब ढूंढ कर वो जाने लगी। अगर पीछे से कोई गाड़ी आती थी तो वो क्या करती थी, मतलब बस क्या होता था, वो रुक जाता था, वो रोक देते थे बस को। तो निकल जाओ बेटी, मतलब वो बस तो वृद्धा थी, तो इसीलिए व्यंग करते हुए लेखक ने उनको वृद्धा से तुलना किया और जो गाड़ी पीछे से आ रही थी उनको बेटी से। तो वो क्या बोलते था वृद्धा की, वो बस रुक कर बोलते थे कि निकल जाओ बेटी, मतलब वो गाड़ी को बोलता था कि बेटी निकल जाओ, अपनी तो उम्र ही नहीं रही चलने की। एक पुलिया के ऊपर पहुंचे ही थे कि एक टायर फिस करके बैठ गया। वह बहुत जोर से हिलकर थम गई। अगर स्पीड में होती तो उछलकर नाले में गिर जाती। मैंने उस कंपनी के हिस्सेदार की तरफ पहली बार श्रद्धा भाव से देखा। वह टायरों की हालत जानते थे, फिर भी जान हथेली पर लेकर इस बस से सफर कर रहे हैं। उत्सर्ग की ऐसी भावना दुर्लभ है। मतलब तो एक पुलिया के ऊपर ही पहुंची थी, थोड़ा सा दूरी गया था कि वो उनका बस का जो टायर था वो बिल्कुल बैठ गया, मतलब टायर उसका पंक्चर हो गया। वो बहुत जोर से हिलकर वो थम गया। और अगर तो वो बस तो बहुत पुराना था इसलिए धीरे से चल रहा था। तो लेखक ये सोच रहा है कि अगर ये बस स्पीड में चल रही होती तो ज़रूर इसका टायर खुलकर वो कहीं नाले में गिर जाती। तो तभी लेखक ने क्या किया, उस कंपनी के जो बस हिस्सेदार थे तो उनके तरफ पहले वो बहुत ही करुण दया से उनकी तरफ देखा। उनको तो वो जो हिस्सेदार थे वो टायरों की हालत जानते थे, फिर भी उन्होंने अपनी जान हथेली पर लेकर इस बस में सफ़र कर रहे थे। तो वो व्यंग करते हुए यही बोले कि उत्सर्ग मतलब अपने आप को उत्सर्ग करने की जो ऐसी भावना बहुत ही सच में आजकल बहुत ही दुर्लभ है। सोचा इस आदमी को साहस और बलिदान भावना का सही उपयोग नहीं हो रहा है। इसे तो किसी क्रांतिकारी आंदोलन का नेता होना चाहिए। अगर बस नाले में गिर पड़ती और हम सब मर जाते तो देवता वाहे पसारे उनका इंतजार करते, कहते वह महान आदमी आ रहा है जिसने एक टायर के लिए प्राण दे दिए, मर गया पर टायर नहीं बदला। तो क्या बोले व्यंग करते हुए कि ये जो क्रांतिकारी मतलब वो बस के हिस्सेदार को क्रांतिकारी का व्यंग करते हुए ये कहा कि बस के हिस्सेदार को क्रांतिकारी का आंदोलन का नेता होना चाहिए। तो अगर ये बस नाले में गिर जाती तो वो सब मर जाते, एक्सीडेंट हो जाता। तो तभी वो क्या बोलते हैं कि हम सब तो मरते मरते ये जो है इनके लिए तो देवता वहाँ पे इंतज़ार बाहें पसारे मतलब अपना बाहु फैलाए उनके लिए इंतज़ार कर रहे होते कि ये महान आदमी आ रहा है जिसको ये पता था कि टायर खराब है लेकिन फिर भी उसको नहीं बदला, उसने टायर के लिए अपने प्राण ही दे दिए। दूसरा घिसा टायर लगाकर बस फिर चली। दूसरा और एक घिसा टायर लगाकर फिर से बस चलना शुरू हो गया। अब हमने वक्त पर पन्ना पहुंचने की उम्मीद छोड़ ही दी थी। पन्ना कभी नहीं पहुंचने की उम्मीद छोड़ दी थी। पन्ना क्या कभी भी पहुंचने की उम्मीद छोड़ दी थी। लगता था जिंदगी इस बार गुजरनी है तो इससे सीधे उस लोक को प्रयाण कर जाना है। इस पृथ्वी पर उसकी कोई मंजिल नहीं है। हमारी बेताबी तनाव खत्म हो गए। हम बड़े इत्मीनान से घर की तरह बैठ गए। चिंता जाती रही, हंसी मजाक चालू हो गया। तो दूसरा घिसा टायर जब चलने लगी तो वो क्या कि लेखक और उनके दोस्त सारे उम्मीद छोड़ दिए थे पन्ना पहुंचने की, क्योंकि बस का जो हालत था इसके वजह से वो पन्ना तो क्या वो कहीं भी पहुंचने की उम्मीद छोड़ दिए थे। और उनको जैसे लगने लगा कि ज़िंदगी तो इस बस में ही गुजर जाएगी और यहीं पे उनका प्राण त्याग करना पड़ेगा। और उन्हें ये भी लगा व्यंग करते हुए ये भी कहे कि उन्हें
इस पृथ्वी का कोई और मंजिल उनको याद ही नहीं है, उनका कोई मंजिल ही नहीं है जाने का। तो वहीं पे वो बैठे रहे, उनका जो तनाव था, चिंता था, वो सब दूर हो गया। धीरे धीरे वो घर की तरह वहीं पे बैठे रहे एक ही जगह में, उनका चिंता भी चला गया और उनका हंसी मजाक फिर से चालू हो गया। तो बच्चों, आप सबको ये पार्ट बहुत अच्छा लगा होगा, बहुत ही मनोरंजक, बहुत ही व्यंग्यकार, बहुत ही कॉमेडी वाला पार्ट था, बहुत हंसी आए हम लोग को ये पार्ट पढ़ते हुए। तो इस पार्ट को आप फिर से दोबारा अपने घर में पढ़ेंगे और इस पार्ट का मज़ा लेंगे, और इसके जो प्रश्न अभ्यास है ये हम दूसरे क्लास में पढ़ेंगे। ठीक है, तब तक आप ये पार्ट बहुत अच्छे से पढ़िए और इसका आनंद उठाइए।